हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम है प्राची और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, इंटरनल फैक्टर्स। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स पे जाने से पहले, अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 11th 12th नेट एमफिल किसी भी, और तुम्हें नोट्स चाहिए, तो कृपया कर पहले तो सब्सक्राइब करो, फिर अपना ईमेल आईडी डिटर्मिनेंट्स इंटरनल के साथ में जो है मुझे कमेंट्स में लिख दो, तो नोट्स सीधे तुम्हारे इनबॉक्स में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और अगर तुम वो बच्चे हो जो बिल्कुल मेरे जैसे हो और एग्ज़ाम से 2 5 6 घंटा या एक दिन पहले पढ़ते हो, तो भैया बहुत सही जगह आए हो तुम। चलो अब पढ़ाई करते हैं। अटेंशन। अटेंशन क्या होता है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में एक लाइन में इसको रीड करेंगे। अटेंशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट अलाउज अस टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई। और ये जो है वो इंटरनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अभी कैसे इन्फ्लुएंस होता है ये जानते हैं। इंटरेस्ट, द रोल ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड क्लैरिटी। तो भैया जो इंटरेस्ट है ना उसको कहा जाता है मदर ऑफ अटेंशन। क्यों कहा जाता है ऐसा उसको, ये जानते हैं। इंटरेस्ट एक ऐसा की फैक्टर है जो आपके अटेंशन को सबसे पहले तो ग्रैब करेगा और होल्ड करके रखेगा, है ना। तो जब आप किसी चीज़ में जेन्यूनली इंटरेस्टेड हो तो आपका जो ब्रेन है उसको ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता है अटेंशन को मेंटेन करने के लिए, उसको नेचुरली ही फोकस आ जाता है। ओके, और इससे आपका क्या फ़ायदा होता है? इससे आपका ये फ़ायदा होता है कि इट मेक्स लर्निंग ईजी, है ना। तो दिस इज़ वन थिंग। नाउ as you are actively drawn to the subject, then intrinsic motivation इसका एक फैक्टर है। इंटरेस्ट स्पार्क्स क्यूरियोसिटी एंड ड्राइव्स अस टू एक्सप्लोर फर्दर, फ्यूलिंग आवर डिज़ायर टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो अभी ना इमेजिन करो कि आप एक बहुत बड़े फ़ैन हो पेंटिंग के, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आपको जो है ना पेंटिंग करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको ऐसा कोई रिवॉर्ड पनिशमेंट या आपको कोई पुश नहीं चाहिए पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि आपका ये अपना इंटरेस्ट है। तो आप नेचुरली ही जो है मोटिवेटेड रहोगे पेंटिंग करने के लिए, और आपके लिए ईजी हो जाएगा पेंटिंग करना। अब चाहे आपको 2 5 6 घंटे कितने भी घंटे के लिए करना हो, है ना। नेक्स्ट, active engagement. So when we are interested, our minds are more active and engaged, allowing us to absorb information more readily. तो active engagement जो है उसका क्या है? जैसे आप एक इमेजिन करो, आप जो है एक मूवी देख रहे हो, राइट। तो आप उस मूवी में सिर्फ बैठते ही हो एक जगह कि हाँ ठीक है। अगर उस मूवी में कोई फ़नी सीन आया है तो आप हंसते भी हो, कोई इमोशनल सीन आया है तो आप रोते भी हो, आप अगर वो मूवी जो है सस्पेंस वाली है तो आप एक्साइटेड भी हो जाते हो। तो इसको हम एक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं, राइट। आपका जो अटेंशन है वो लॉक हो जाता है। सिर्फ इसलिए लॉक नहीं होता है कि आप इंटरेस्टेड हो, इसलिए भी लॉक होता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट। तो इसी को हम एक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं। तीसरा इसका फैक्टर होता है इम्प्रूव्ड मेमोरी। Information that aligns with our interest is more likely to be stored in our long term memory, enhancing our recall. ओके, तो इमेजिन करो कि आपने कोई एक ऐसी बुक रीड करी जो आपके इंटरेस्ट की है, राइट। तो उस बुक के जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, या फिर चलो बुक नहीं, कोई न्यूज़, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ जो है वो पढ़ी। अभी आपने 10 तरह की न्यूज़ पढ़ी है, बट सिंस आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको थ्रू आउट द डे वो स्पोर्ट्स न्यूज़ याद रहेगी, राइट। तो क्या होता है कि इंटरेस्ट, बिकॉज आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आपकी मेमोरी में भी वो स्टोर हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एनहांस्ड परफॉर्मेंस। ओके, लेट्स से आपको चेस खेलना पसंद है, राइट, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस। तो हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा फास्टर हो, ज़्यादा शार्प हो चेस खेलने में, जस्ट बिकॉज यू लाइक इट।
ओके तो इसी को हम enhanced परफॉर्मेंस कहते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड सो यू आर मोर एफिशिएंट देन समवन हु इजंट एज इंटरेस्टेड एज यू आर. सो क्या होता है कि इसमें हमारा जो अटेंशन है वो शार्पर हो जाता है. ओके एंड सो यू डू बेटर एट द टास्क, वेदर इट्स लाइक solving puzzle or playing chess, whatever it is. Okay, moving ahead. नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोटिव्स पे. हाउ आर गोल्स एंड डिज़ायर इन्फ्लुएंस एंड अटेंशन. तो जो मोटिव्स है ना भैया, उसको हम इंजन कहा जाता है अटेंशन का. अभी क्यों उसको इंजन कहा जाता है अटेंशन का, ये जानते हैं. ठीक है, तो मोटिव्स जो होते हैं वो आपका बिहेवियर वो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट और नीड. ओके वो आपको एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ पुश करते हैं मोटिव्स के बारे में हम अभी थोड़ा सा कम समझेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पे अटेंशन समझना मेजर गोल है. ओके तो फॉर एक एग्जांपल आप ये सोचो कि अगर आपको भूख लगी है, राइट, तो आपका जो उस वक्त मोटिवेट हो जाओगे आप खाना ढूंढने के लिए, और आपका जो अटेंशन है वो पढ़ाई से हट के जो है खाना ढूंढने पे चला जाएगा. ठीक है, खाना ढूंढने पे नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आपका अटेंशन शिफ्ट होके उस तरफ चला जाएगा जहाँ से आपकी भूख शांत हो सके. तो ये है भैया मोटिव्स की छोटी छोटी, अगर हम इसको ब्रीफली समझें तो. अभी मोटिव का अटेंशन में क्या रोल है वो देखते हैं थोड़ा. गोल डायरेक्टर बिहेवियर. Our motives shape our attention, directing it toward stimuli relevant to our goals, right? And such as completing a project or achieving a personal objective. Attention is like a spotlight, illuminating what is important to us, guiding our action towards desired outcomes. Okay, abhi let's imagine you are studying for an important exam. ठीक है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो. अभी आपका गोल यहाँ पे है कि मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना है, तो आपका जो अटेंशन है ना वो लेज़र फोकस्ड हो जाएगा. ओके कहाँ पे लेज़र फोकस हो जाएगा, आपकी किताबों पे. और आप जो हो वो ईजीली आप सोशल मीडिया, हंगर, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर पाओगे. वाई? बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू सक्सीड, राइट. तो ये हमने अक्सर नोटिस किया होता है कि हमारे जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, है ना. अगर 10 दिन बाद एग्ज़ाम है और हम सेम टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हैं तो वो इतना इजीली हमें याद नहीं रहेगा, या इतना इजीली हम उसको फोकस करके नहीं पढ़ पाएंगे जितना हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले फोकस करके पढ़ पाएंगे, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो सकता है ऐसा. खैर, राइट. सो दिस इज़ हाउ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज़. नाउ moving ahead, reward and punishment. We are more likely to attend to stimuli associated with potential rewards and avoid those that may lead to punishment. This principle plays a crucial role in shaping our behavior, influencing our choices and decisions. तो भैया बात ऐसी है कि आप ये सोचो कि आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो. ठीक है, आपको जो है वीज़ा तभी मिलेगा जब आप ये लैंग्वेज सीखोगे. आपको फॉर एग्जांपल जर्मनी जाना है और जर्मनी का वीज़ा तभी मिलेगा जब आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे. तो अभी क्या है ना, हमको पता है कि अगर मैंने ये लैंग्वेज सीखी और ये लैंग्वेज सीख के ये एग्ज़ाम दिया तो ही मुझे वीज़ा मिलेगा. तो यू विल बी पेइंग मोर अटेंशन इन क्लास, मोर अटेंशन इन learning German because there is a reward attached to it, right? So और आपको ये भी पता है कि पनिशमेंट ऐसा है कि भैया अगर मैं फेल हो गया तो मुझे जो है जर्मनी का वीज़ा नहीं मिलेगा. तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है. अदरवाइज नॉर्मली अगर आपको कोई कह दे कि भैया तुम जो है जर्मन सीख लो यार, ठीक है, ठीक है, आपको लगता है हाँ ठीक है सीख लेते हैं, पर आप उतना अच्छा सीख पाओगे क्या जितना आप वीज़ा के लिए सीखोगे. तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस. ठीक है, सीखनी हमें जर्मनी है, बट क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हमारा जो मोटिव है, राइट, वो एक रोल प्ले कर रहा है अटेंशन में. नाउ मूविंग अहेड, प्रायोरिटाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग. Motives helps us prioritize tasks and make decisions based on what is important to us. By allocating our attention strategically, we can maximize our productivity and achieve our goals.
ठीक है, इमेजिन यू हैव मल्टीपल टास्क टू डू इन अ डे, लाइक आपको घर क्लीन करना है, आपको एक प्रोजेक्ट फिनिश करना है, आपको बाहर जाके सब्जी लानी है, ठीक है। अभी यू विल फोकस ऑन द प्रोजेक्ट फर्स्ट बिकॉज उसका ड्यू डेट जो है वो कल का है, ओके और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, सब्जी नहीं लाओगे तो चलेगा, घर नहीं साफ़ करोगे तो चलेगा, पर पता है कि भैया अगर मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो मेरी जॉब जा सकती है, मुझे मार्क्स कम मिल सकते, तो आप क्या करोगे कि नहीं यार इसके कॉन्सिक्वेंसेज बुरे हैं, तो पहले जो है इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट करते हैं, राइट। सो दिस इज प्रायोरिटाइजेशन, डिसाइडिंग, ये डिसाइड करना कि वेयर टू पुट योर अटेंशन फर्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपके अटेंशन को डायरेक्ट करता है टू द टास्क दैट होल्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्लियर? Moving ahead, mindset, the impact of belief, expectations and mental set। तो mindset क्या होता है, mindset को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। mindset क्या है ना कि वो एक नहीं कई कंपोनेंट से बनता है, वो आपके बिलीफ सिस्टम से बन सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस से बन सकता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बन सकता है, और भी काफ़ी चीज़ें। तो माइंडसेट देखो, मोटा मोटा माइंडसेट कुछ नहीं है, माइंडसेट एक थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, एक फिक्स थिंकिंग पैटर्न है जो आपका बन चुका है, आप उसी तरीके से सोचोगे, राइट। तो हाउ माइंडसेट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर अटेंशन, बिलीफ एंड अजम्पशंस, है ना, आर प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स शेप what we notice and how we interpret the information। तो we are more likely to focus on things that align with what we already believe। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे बिलीफ सिस्टम से कहीं ना कहीं मैच करती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो हो एक इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, फॉर एग्जांपल बीजेपी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, अभी एक डिबेट चल रहा है, भले ही बेचारा कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन या XYZ जो भी पार्टी का स्पोक्स पर्सन सही कह रहा होगा, बट क्योंकि आप जो हो बीजेपी के बिलीफ, आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि भाई बीजेपी सही है, तो आप उसमें बीजेपी को ज़्यादा पसंद करोगे, आपका अटेंशन ज़्यादा वहाँ होगा जो बीजेपी कह रही है, राइट। ये एक एग्जाम्पल है, इसीलिए है ना ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त कहा जाता है। भैया यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे बिलीव दैट बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सुनते हैं, दे डू नॉट लिसन टू कांग्रेस या एनीवन एल्स। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, राइट। क्योंकि what happens is you are more likely to pay attention to points that support your view while dismissing or ignoring points made by the opposition side, right। क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करता है, योर बिलीफ एंड अजम्पशन फिल्टर वॉट ग्रैब्स योर अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस, आर एक्सपेक्टेशन एक्ट एज मेंटल फिल्टर्स। एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, वो मेंटल फिल्टर्स है, ठीक है। वो हमें गाइड करती है कि भैया कहाँ पे हमें हमारा अटेंशन देना चाहिए, ठीक है। हम उस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा कंफर्म कर लेते हैं व्हाट वी ऑलरेडी एक्सपेक्ट टू सी और हियर। हमें पता है कि हाँ ये होने वाला है, और अगर ऐसा हो चुका है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने सोच रखा है कि आप एक पार्टी में बोर होने वाले हो, ठीक है। तो अब आप यू आर मोर लाइकली, अब आप क्या होगा ना कि वो पार्टी अगर बोरिंग नहीं भी होगी ना, बट आपने एक एक्सपेक्टेशन बना ली कि भैया मैं बोर होने वाला हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी बोर्डम जैसा होगा, यू आर मोर लाइकली टू नोटिस द डल मोमेंट्स एंड मिस द फनी वंस, है ना। बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन प्राइम्स यू टू फोकस ऑन थिंग्स दैट मैच हाउ यू थिंक द इवेंट विल गो while ignoring anything that contradicts your assumption। जो भी आपके assumptions के opposite कुछ भी हो रहा है, तो आपका माइंड ऐसा नहीं कि आप उसको इंटेंशनली इग्नोर कर रही हो, आपका अटेंशन ही नहीं जा रहा है उस जगह, राइट। वो इन्वायरमेंट में है, वो स्टिमुलस इन्वायरमेंट में है, अच्छा और बुरा दोनों स्टिमुलस है, बट क्या हो रहा है ना कि आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा बोर्डम वाली चीज़ों पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है, राइट।
So this is how attention plays a major role. Then mental sets, जैसे कि मैंने बोला कि mental sets जो हैं habitual ways of thinking है, ठीक है, and it can influence our attention and make us more likely to notice certain stimuli while ignoring others, ठीक है. तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें तो इफ़ यू ऑलवेज सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली फोकस करोगे ऑन दैट मेथड एवरी टाइम यू एनकाउंटर अ सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है. आप वही फॉर्मूला लगाओगे ना कि नहीं भैया ये फॉर्मूला पिछली बार भी वर्कआउट करा था तो अगली बार आएगा तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है. तो द मेंटल सेट माइट मेक यू ओवरलुक एन ईजियर और मोर इनोवेटिव सोल्यूशन बिकॉज योर माइंड इज फिक्सड ऑन वॉट वर्कड बिफोर. इससे क्या होता है ना, इसका एक बैकड्रॉप ये कि हमारा माइंड उतना क्रिएटिव नहीं हो पाता है ना, क्योंकि हम ईजियर वे ढूंढ लेते हैं. हम सोचते हैं क्या क्रिएटिविटी लाना, क्या इनोवेशन लाना, सेम ही लगा दो, काम तो हो ही रहा है ना. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. देन कॉग्निटिव बायसेस. Our mindset can lead to cognitive biases, which are systematic errors in thinking. These biases can skew our attention and decision making in predictable ways. Suppose आपने एक नई कार खरीदी, ठीक है, और आपको लगता है कि ये XYZ कार का जो ब्रांड है वो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इट्स कन्फर्मेशन बायस यू विल पे मोर अटेंशन टू पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ दैट ब्रांड. भले ही XYZ ब्रांड के पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हैं, है ना, बट आप ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ की तरह अट्रैक्ट हो गए, आपका अटेंशन उस पर ज़्यादा जाएगा एंड यू विल इग्नोर नेगेटिव फीडबैक. तो ये जो बायस है, दिस शेप्स हाउ यू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन मेकिंग. ओके. Now, moving ahead, I hope this is clear that how our mindset is how our mindset is inversely proportional to attention. अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है और आपको लग रहा है कि मैडम आप है जो थोड़ा हिंदी में ज़्यादा करिए, इंग्लिश में कम किए, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. Moods. How emotions and affective state shape attention. ये बड़ा सोचने जैसी बात है कि एक इंडिविजुअल का अटेंशन जो होता है वो काफ़ी हद तक उसके मूड से भी अफेक्ट होता है. कैसे होता है? अभी मूड जो होते हैं ना हमारे, वो एक इमोशनल स्टेट होते हैं, ठीक है, और इट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस हाउ वी पे अटेंशन टू द वर्ल्ड अराउंड अस. अभी मूड ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह के होते हैं, मतलब मेजरली 3 तरह के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और इमोशनल. पॉजिटिव moods often lead to broader attention, making us more likely to notice and process a wider range of information. अभी आप समझिए कि आप खुश हैं, ठीक है, आप एक पार्क में चल रहे हो और आप खुश हो, तो आप नोटिस करोगे कि कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, बर्ड्स कितनी ज़्यादा अच्छे से चॉपिंग कर रही हैं, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है. आपको अच्छा लगेगा कि जो बच्चे हैं, है ना, वो उनके हंसने की आवाज़ आ रही है. तो आपका जो पॉजिटिव मूड है वो आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा, राइट, कि वो आपकी वेराइटी ऑफ जो आपकी सेंसरी डिटेल्स है, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, टेम्परेचर क्या लास्ट में खाया था, उस सेंसरी डिटेल को वो थोड़ा सा बढ़ा देगा. वाइस वर्सा, ठीक है, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, ठीक है, नेगेटिव मूड टेंड टू नैरो आर फोकस, राइट, negative mood tend to narrow our focus, making us more likely to attend to negative or threatening stimuli. ओके, तो हमारा जो अटेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. पॉजिटिव मूड में इंक्रीज़ हुआ तो नेगेटिव में डिक्रीज़ हो गया. ओके, और हम जो हैं वो जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं या बायसेस हैं, है ना, वो ही हम उसी को जो है हम अलाइन कर पाएंगे उसके साथ में, ठीक है. तो क्या होगा जब हमारा नेगेटिव मूड होता है तो हमारा जो फोकस होता है वो नैरो हो जाता है, वो कम हो जाता है, सेलेक्टिव फोकस होता है. अगर आपको सेलेक्टिव फोकस के बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जो है अटेंशन के ऊपर वो जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा, राइट, सेलेक्टिव फोकस के ऊपर.
ठीक है। तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड में जो नेगेटिव मूड्स में हमारा जो है सेलेक्टिव हो जाता है फोकस। अभी इसका एक एग्जांपल ले लो कि आपको एक जॉब आप एक ख़राब मूड में हो, ठीक है, और आप एकदम एक एंशियस सा फील कर रहे हो, तो आप वही चीज़ नोटिस करोगे जो सही नहीं है। फॉर एग्जांपल लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज़ हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी है यार, या बहुत ज़्यादा ठंड है यार, ठीक है। आप इग्नोर करोगे कि जो प्लीजेंट पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट में, है ना। योर नेगेटिव मूड नैरोज योर अटेंशन टू थिंग्स दैट रीइंफोर्स दैट फीलिंग, वो उस फीलिंग को रीइंफोर्स कर रहे हैं, आपका अटेंशन वहीं जाएगा। ओके। इसका तीसरा जो स्टेट है वो है इमोशनल साइलेंट स्टिमुलाई सच एज दोज रिलेटेड टू आवर पर्सनल कंसर्न्स और डिज़ायर्स आर मोर लाइकली टू कैप्चर आवर अटेंशन। तो इमोशंस ऑल्सो हाइटन आर फोकस, इससे हमारा फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भैया? कि हम इससे पर्सनली रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई रिलेटेड टू आर पर्सनल कंसर्न्स और डिज़ायर आर मोर लाइकली टू कैप्चर एंड होल्ड आर अटेंशन। तो आप कोई अपकमिंग जॉब इंटरव्यू को लेके जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो, ठीक है, तो इवन अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन अबाउट जॉब्स माइट ग्रैब योर अटेंशन, ठीक है। आप ज़रा सी थोड़ी जॉब रिलेटेड बात हुई, आपका एकदम से अटेंशन चला जाएगा, भैया मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, अभी जॉब्स नहीं है, तो आपका अटेंशन चला जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसका ना सबसे एक बड़ा एग्जांपल ये है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपना एडवर्टिजमेंट निकालती हैं, आपने कभी देखा हो तो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी दे देगी, राइट, ताकि हमारा जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको इमोशनली हम कनेक्ट करके उनका प्रोडक्ट खरीदें। तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट, एटीट्यूड, द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स। ये कई हद तक मूड्स जैसा ही है, फिर भी इसको थोड़ा ब्रीफली समझ जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेके पॉजिटिव है तो आपका अटेंशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी आपका ज़्यादा होगा। कैसे होगा भैया? ये ऐसे होगा कि एक कोई आप यूँ समझ लीजिए, इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि कुछ नया ऑब्जेक्ट है या कोई नया स्टूडेंट है या कोई नया सब्जेक्ट है स्कूल में, लाइक साइंस, यू आर मोर लाइकली टू फोकस ऑन द लेसन्स एंड लाइकली टू फोकस ऑन द एंड एब्जॉर्ब द डिटेल्स, ठीक है। आप क्योंकि पॉजिटिवली उस चीज़ को परसीव कर रहे हो, देख रहे हो आप उसको पॉजिटिवली, तो आप उससे कई बेहतर चीज़ें सीख पाओगे। आप जो है उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स को पकड़ पाओगे, ठीक है। नाउ इसका जो वाइस वर्सा है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अगर आपका किसी चीज़ को लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है तो पहला तो आपका अटेंशन बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर आप सेलेक्टिव ही चीज़ प्रोसेस करोगे। सेलेक्टिव प्रोसेसिंग मतलब आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं डिटेल्स को नोटिस कर पाओगे जो कि नेगेटिव है इन नेचर, राइट। सो मूविंग अहेड, arousal and activation, the role of physiological states। बड़ा ही फैंसी लग रहा है भैया, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ऑप्टिमल अराउजल क्या होता है? ऑप्टिमल अराउजल, यार एक तो मुझे ना अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ इसको अराउजल कहते हैं या इसको अराउजल कहते हैं। बड़े ही गंदे हैं मेरे प्रोनाउंसिएशंस। एनीवे, माफ़ कर देना भैया इसको अगर मैंने गलत बोला है तो, ये कमेंट में बता देना क्या कहते हैं। हाँ जी, तो अराउजल पे आ जाते हैं। तो देर इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर अराउजल, राइट, known as the optimal level of arousal, where we are alert, attentive, and able to perform task efficiently। ओके, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, थिंक ऑफ द फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, या फिर आप अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो। कैसा लगता है उस टाइम? लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि आपने अपना फेवरेट गेम खेला, या आप अपनी फेवरेट मूवी देखने जाने वाले थे, या आप अपना कोई भी पसंदीदा काम करने वाले थे? टेक 2 seconds, हाउ यू वर फीलिंग अबाउट इट? वरंट यू फीलिंग एनर्जाइज्ड अबाउट इट? आपको एकदम एक बहुत ज़्यादा एनर्जाइज लग रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड यू वर लाइक कि ओके कब शुरू करें, फटाफट स्टार्ट करते हैं, है ना। और वो टाइम पे आपने उस टास्क को बहुत अच्छे से ख़त्म भी किया। तो ये जो आपका स्टेट था वो पर्टिकुलर टाइम पे, इसको हम बैलेंस्ड स्टेट कहते हैं। दिस इज़ वेयर योर फोकस एंड अटेंशन आर
एट द बेस्ट लेवल्स, न ज़्यादा न कम, बेस्ट लेवल पे होता है, तो उसी पर्टिकुलर स्टेट को हम ऑप्टिमल अराउजल कहते हैं. मूविंग अहेड, लो अराउजल. When arousal is too low, we tend to feel sluggish, bored, drowsy, nausea, थकाहट हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपको जो है नेगेटिव सा फीलिंग आता है. नेगेटिव इज़ नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, अनकंफर्टेबल कह सकते हैं हम. और ये आपका जो है अटेंशन मेंटेन करने में, जब आप लो अराउजल स्टेट में होते हो तो आपका अटेंशन भी लो होता है. आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी किसी भी टास्क में फोकस करने में या जो है कॉन्सेंट्रेट करने में. इसका हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो दिवाली पार्टी है, ठीक है, और आपने गज़ब का खाना खा लिया, बहुत ही सारा खाना खा लिया है, ठीक है, और उसके बाद में आपकी एक अनएक्साइटिंग मीटिंग है. यू मे फील स्लीपी और अनइंटरेस्टेड. तो इसी हम स्टेट को कहते हैं दिस लो अराउजल स्टेट, राइट. और इसका ना सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम सब अपनी लाइफ में महसूस करते हैं वो होता है मंडे. मंडे को एक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन मीम जिसमें ये कहा था और मैंने काफ़ी रिलेट किया था उस मीम से कि भैया ऐसा है कि ऑफिस में मंडे को तो मेरी सिर्फ बॉडी ही आती है, आत्मा तो मेरी ट्यूसडे या वेंसडे से ज्वाइन करती कभी कभी. तो ये जो स्टेट है हम इसी को लो अराउजल स्टेट कहते हैं, क्योंकि भाई सैटरडे संडे वीकेंड पे तो ज़बरदस्त मज़े कर लिए होते हैं और फिर मंडे आता है और उनको लगता है क्या यार काम नहीं करना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है. तो आपने देखा है कि कभी आप उतनी एनर्जी से नहीं स्टार्ट कर पाते हो, राइट. नेक्स्ट, हाई अराउजल. व्हेन अराउजल इज़ टू हाई वी कैन फील ओवरवेल्म्ड, एंशियस और स्ट्रेस्ड. ये हमारे साथ होगा ही होगा, ठीक है. तो ये क्या होती है हाई अराउजल स्टेट, क्या होती है. तो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है या बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आपका और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, ठीक है. तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम नर्वसनेस में भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या है या हम अटक अटक के बोलते हैं, राइट. तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो फोकस है वो बड़ा हैम्पर होता है हाई अराउजल स्टेट में, राइट. हमारा जो अटेंशन है वो हैम्पर होता है इस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है. तो इससे ये पर्टिकुलर जो स्टेट होता है ना, ये हमारी जो एबिलिटी होती है प्रॉपरली और क्लैरिटी के साथ में सोचने की, अच्छा परफॉर्म करने की, उसके बीच में आता है ये हाई अराउजल स्टेट, राइट. तो ये इस तरीके से हमारे अटेंशन को हैम्पर करता है. नेक्स्ट, यस, सेलेक्टिव अटेंशन. सेलेक्टिव अटेंशन मैंने ये स्लाइड ले ली है क्योंकि ये एक इंटरनल फैक्टर है, इसीलिए मैंने सेलेक्टिव अटेंशन की स्लाइड इसमें प्रेजेंटेशन में डाली है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट. बट इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हम इसे पहली वाली वीडियो में अटेंशन, फॉर्म्स ऑफ अटेंशन वाली वीडियो में हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, बट डू कंसिडर सेलेक्टिव अटेंशन एज वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स इन determinants of attention. डिवाइडेड अटेंशन. वैसे हम डिवाइडेड अटेंशन भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में, स्टिल मैं इसको एक बहुत ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी. कॉग्निटिव लोड. मल्टीटास्किंग इंक्रीजेज आर कॉग्निटिव लोड, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन अटेंशन एंड परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली. इसका ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मैं ना जब कार चलाना मैंने सीखा ही था, वाइल आई वॉज लर्निंग इट, ठीक है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरा अटेंशन डिवाइड हो रहा था सड़क पे क्या चल रहा है. फिर मुझे पता चल रहा था अच्छा मुझे लेफ्ट हैंड से स्टेयरिंग याद रखना है, अपने राइट हैंड से स्टेयरिंग पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से मुझे गियर करना है, फिर मुझे एक्सेलरेटर पे पैर दबाना है, ब्रेक पे दबाना है. सो देयर वाज मल्टीपल टास्क एंड एट लास्ट मुझे इंस्ट्रक्टर की बात सुननी थी कि कैसे ड्राइव करना है, और इन सब के बीच में मैंने गाड़ी ठोक दी. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइडेड अटेंशन कि जो है कितनी बार ऐसा होता था कि मैं इतना अटेंटिव भी नहीं होती थी कि जो है गियर चेंज करते समय एक्सेलरेटर दबा के रखना है. तो दीज वर द फ्यू चैलेंजेस, राइट. देन दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव लोड, राइट. अटेंशन स्विचिंग. ये यूजुअली मल्टी टास्किंग के टाइम पे ही होता है. वी आर कॉन्स्टेंटली स्विचिंग आवर अटेंशन बिटवीन डिफरेंट टास्क विच कैन लीड टू एरर्स एंड डिक्रीज परफॉर्मेंसेस. इसका एग्जाम्पल है कि आप पढ़ रहे हो और अपना फ़ोन फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हो, नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, तो योर ब्रेन हैज़ टू कीप स्विचिंग बिटवीन द टू एक्टिविटीज़. और जब ऐसा करोगे तो भैया बिल्कुल अटेंशन नहीं रहेगा तुम्हारा, है ना. तो दिस स्विचिंग बैक एंड फोर्थ
क्या होता है, इससे आपका अटेंशन टूटता है फ्रेगमेंट्स में, और इससे क्या होता है जब फ्रेगमेंट में चीज़ टूटती है तो उसकी क्वालिटी ख़त्म होती है। सोचो तुमने 10,000 रुपये किसी को दिए, अब तुम उधार दिए, अब वो बंदा तुम्हें उधार पूरे के पूरे 10,000 रुपये देने के बजाय 1,000 रुपये करके दे रहा है बिना इंटरेस्ट के। तुम्हारे तो 10,000 की क्वालिटी कम हुई ना, तुम्हारा तो एक ही बार में पैसा चला गया। तो सेम चीज़ अटेंशन के साथ में भी होती है, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ही अजीब एग्जाम्पल दिया है, आई होप यू कैन रिलेट विद इट। नेक्स्ट, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेटिंग इंटरनल फैक्टर्स फॉर ऑप्टिमल अटेंशन। भैया ऐसा है कि ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ठीक है ये फैक्टर्स अभी पढ़ने हैं, एग्ज़ाम है तो पढ़ लिए, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं हमारी रिलेशनशिप्स में। और जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इसको कंज्यूमर साइकोलॉजी में बहुत यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं वो इमोशनल स्टोरीज यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, राइट। तो इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल्स हैं, और मैं चाहूँगी कि आप वो सारे एग्जाम्पल्स कमेंट्स में शेयर करो। वॉट एवर योर रिसेंट एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट यू टू शेयर इन द कॉमेंट्स, ओके। एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, कोई भी फीडबैक हैं, just let me know in the comment box. I will surely get back to you, and do not forget to सब्सक्राइब। और अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में अपना मेल आईडी भी दे के जाओ, डायरेक्ट तुम्हारे इनबॉक्स पे नोट्स आ जाएंगे। ग्रेट, गुड बाय, मेक योर डे हैप्पी, सी यू इन दी अदर वीडियो। एंड अदर वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हिस्ट्री ऑन द स्टडी ऑफ अटेंशन। ग्रेट, गुड बाय।